तो हमने ये देखा कि आखिरकार ईआईएस की इंपॉर्टेंस क्या है, ईआईएस करता क्या है, ईआईएस आखिरकार कहां का यूज होता है। देखिए, आज आप कोई भी बड़ी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, हर जगह पे ईआईएस चाहिए ही चाहिए। चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम एक छोटे से स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की बात करें, हर जगह ईआईएस चाहिए। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार ईआईएस बनता कैसे है। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स ईआईएस में यूज होते हैं ताकि वो इतनी एक्यूरेसी से डेटा को प्रोसेस कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, अगर हम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, सबसे पहला वो है हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर का मतलब होता है मशीन। कई सारी डिवाइसेस हम यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, इनपुट डिवाइसेस। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसके जरिए हम ईआईएस में डेटा को एंटर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, बारकोड स्कैनर, ओएमआर स्कैनर, ऐसी कई सारी इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद यूजर को आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है जहां से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, सिस्टम में क्या हो रहा है वो सारे इंटरफेसेस देख सकते हैं। दूसरा, स्पीकर। स्पीकर से हमको ऑडियो की आउटपुट मिलती है। उसके बाद प्रिंटर, जब हम प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो हमें फिजिकल पेपर कॉपी प्रिंट करके देता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और ऐसी कई सारी आउटपुट डिवाइसेस। सबसे इंपॉर्टेंट और वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसके जरिए ही कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस ना होती तो यह कंप्यूटर कभी भी डेटा प्रोसेस नहीं कर सकेगा। देखिए, हार्डवेयर तो एक स्केलेटन है, एक ढांचा है। बिना हार्ट के, बिना सॉफ्टवेयर के ये हार्डवेयर कोई काम का नहीं है भाई। तो हार्डवेयर के साथ साथ अगर ईआईएस को हमें एफिशिएंटली रन करवाना है तो हमें चाहिए दूसरा कंपोनेंट, और वो है सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर ये एक प्रोग्रामिंग कोडिंग से बना हुआ प्रोग्राम होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक फंक्शन को ऑपरेट करवाता है, चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग हो, चाहे यूजर नीड्स हो। अरे भैया, प्रिंटिंग के कमांड से लेके बड़े बड़े रिपोर्ट जनरेट करवाना, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। सॉफ्टवेयर के बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है विंडोज, जिसमें हमने कई सारी इसकी वेरिएंट्स देखी है, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो एप्पल का आईओएस, अगर हम मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉइड। ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो ये वो सारे सॉफ्टवेयर है जो यूजर चाहता है, यूजर की नीड्स को वो फुलफिल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये यूजर को कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस और कई सारे डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। वर्ड प्रोसेसिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कुछ लेटर वगैरह लिखना है तो हम वर्ड का यूज कर सकते हैं। देन एडोब पीडीएफ, वीएलसी, मीडिया प्लेयर, कई सारी लिस्ट हैं और ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है और वो है डेटा। देखिए, अगर आपके पास हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, लेकिन भाई अगर हमारे पास डेटा ना हो तो ये पूरे का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काम नहीं कर सकता। अरे, इनपुट तो चाहिए ना ताकि उसे प्रोसेस करके हमारी ये सिस्टम आउटपुट जनरेट कर सके। देखिए, डेटा के कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो, ग्राफिक्स, चार्ट, इमेजेस, कई सारे फॉर्म में डेटा हो सकता है। ये डेटा सॉफ्टवेयर में फीड करके प्रोसेस करवाएंगे और हार्डवेयर के सपोर्ट से तो हमें
जो चाहिए यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए, अगर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, अरे भैया डेटा भी आ गया, लेकिन क्या हो अगर इस एंटायर सिस्टम को काम करने के लिए हमारे पास कोई लोग ही ना हो। देखिए, अगर डेटा है लेकिन डेटा को एंटर करने वाला कोई नहीं है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सभी के साथ साथ हमें चाहिए कुछ लोग, यानी कि पीपल। देखिए, पीपल इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली पीपल यहां पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला एंड यूजर्स, या हम ये कहेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम में बैठ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को सिस्टम में फीड करते हैं, एंटर करते हैं। दूसरे टाइप ऑफ पीपल आर एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पूरे की पूरी सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। कहीं पे भी अगर प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी तो ये एडमिनिस्ट्रेटर लोग ही इस एंटायर सिस्टम को प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हैं यहां पे पूरा क्लस्टर, देखिए यहां पे आसमान पे कितने सारे ब्रांचेस हैं। अगर ये ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। मतलब इन सारे के सारी ब्रांचेस को एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है। ना सिर्फ उतना, ये सारे के सारी ब्रांचेस किसी बड़े से सेंट्रलाइज सिस्टम से भी जुड़ना जरूरी है। लेकिन भाई, ये कनेक्शन कहां से आएगा? ये कनेक्शन पॉसिबल होगा हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट से, एंड वो है नेटवर्क। नेटवर्किंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां से हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे बनता है एक बड़ा सा क्लस्टर, एक बड़ा सा नेटवर्क, जो हमारा एक एमिनेंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हार्डवेयर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, देन सॉफ्टवेयर, देन डेटा, पीपल, एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, एंड दैट इज नेटवर्क। इन सभी कंपोनेंट्स में अब आइए समझते हैं सबसे पहला कंपोनेंट, एंड दैट इज हार्डवेयर। तो देखिए, ये है हमारी एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, हार्डवेयर में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, जैसे कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमने समझा, इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन होता है सिस्टम में डेटा को इनपुट करना। एक बार फिर से हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहां पे हम देख सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, OMR, और अगर हम टैबलेट या लैपटॉप जैसे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो टच स्क्रीन भी हमारे इनपुट डिवाइसेस में आएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस के बाद एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस है जो डेटा को प्रोसेस करके यूजर को डिजायर्ड आउटपुट देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लगे हुए सेटअप में हम देख सकते हैं कि मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, उसके साथ प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्लॉटर। अब कुछ लोग ये पूछेंगे भाई ये प्लॉटर क्या होता है। देखिए, जब हम बड़े बड़े होर्डिंग्स की बात करते हैं, हमने देखे होंगे कई सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो होर्डिंग्स कैसे प्रिंट होते होंगे? क्या इतने बड़े प्रिंटर्स होते हैं? नहीं, एक बड़ा सा डिवाइस होता है जहां पे उस बड़े से होर्डिंग के छोटे छोटे पीसेस को हम प्रिंट करके आपस में जोड़ के बड़ा होर्डिंग बना सकते हैं, उसे प्लॉटर कहते हैं। और वो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। यहां तक कि हम जो मोबाइल या फोन में या कंप्यूटर में जो जीपीएस सिस्टम देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, एंड सेकंड इज व्हाट आर द आउटपुट टाइप्स। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस सेम नहीं है, इन दोनों के आंसर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब एग्जाम में ये पूछा जाता है दैट व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, हमें डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, आउटपुट डिवाइस के फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है।
लेकिन जब यह पूछा जाता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट के कितने क्लासिफिकेशन से वो समझाना है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। देखिए सबसे पहला जो आउटपुट टाइप है वो है टेक्सचुअल। देखिए टेक्सचुअल नाम से पता चलता है कि भैया कुछ टेक्स्ट से बना हुआ आउटपुट हमें डिस्प्ले पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये जो आउटपुट है वो वर्ड के फॉर्मेट में हो सकता है, ये सेंटेंस के फॉर्मेट में हो सकता है, और ये पैराग्राफ फॉर्मेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट आउटपुट इज ग्राफिकल आउटपुट। देखिए ग्राफिकल आउटपुट में हमें टेक्स्ट नहीं मिलता, लेकिन मिलता है ड्राइंग्स, इमेजेस, फोटोग्राफ्स, एनिमेशन और ऐसे ही कई सारे कंटेंट। नेक्स्ट वन इज ऑडियो। अरे शायद ही कोई यहां पे होगा जिन्होंने गाने नहीं सुने होंगे। देखिए ऑडियो में हमें मिलते हैं कई सारे साउंड्स, कई सारे सॉन्ग्स, कई सारे म्यूजिक और कई सारी स्पीच। यहां पे फॉर्मेट हम देख सकते हैं MP3 में हो सकता है, VLC के फॉर्मेट में हो सकता है, WAV के फॉर्मेट में हो सकता है, कई सारी फॉर्मेट में हम आउटपुट को एक्सेस कर सकते हैं। ऑडियो के बाद नेक्स्ट आउटपुट इज ऑब्वियसली, अगर ऑडियो है भाई तो ये आउटपुट तो होना ही चाहिए, एंड दैट इज वीडियो का आउटपुट। कभी कभार हमें आउटपुट वीडियो के फॉर्मेट में भी मिलता है। वीडियो क्या है? वीडियो एक मोशन इफेक्ट होती है। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करनी है। हमने मूवीज देखी है, ये एक वीडियो आउटपुट है। हम अगर कोई यूट्यूब में क्लिप देखते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को देखते हैं, ये एक वीडियो आउटपुट माना जाता है। कई सारी एनिमेशन को फ्रेम को मिला के जब उसको मोशन के साथ रन किया जाए तो ये भी एक वीडियो आउटपुट बनती है। नेक्स्ट इज टेक्टाइल आउटपुट। ये थोड़ा यूनिक है। देखिए टेक्टाइल आउटपुट जनरली फिजिकल टच से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे आउटपुट्स जो हमें डिस्प्ले में नहीं दिखते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कभी ये देखा होगा कि अगर हम वीडियो गेम खेलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और अगर कुछ एडवांस इफेक्ट आती है, हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेशन एक आउटपुट है। लेकिन इन सारी कैटेगरीज में से आखिरकार ये कहां जाएगा? तो भैया ये जाएगा टेक्टाइल आउटपुट में। तो ध्यान रखिए टेक्टाइल आउटपुट फिजिकल टच एंड सेंस से जुड़ी हुई चीज है। देखिए कभी कभार हम वर्चुअल राइड लेते हैं, मतलब हम किसी ऐसे मशीन में बैठ जाते हैं जो कोई एक्चुअली प्लेन वगैरह नहीं है, लेकिन बैठने के बाद वो हमें एग्जैक्टली प्लेन में बैठे होने का एहसास देता है या किसी स्पेस शटल में बैठे होने का एहसास देता है। सेम वाइब्रेशन, सेम इधर उधर होना, ये एक टेक्टाइल आउटपुट है। तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट में है टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्टाइल आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बाद आइए समझते हैं कि आखिरकार प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिरकार कैसा दिखता है सीपीयू, कैसे काम करता है सीपीयू, ये समझने के लिए आइए मेरे साथ इस जर्नी में। तो ये है वो डिवाइस जिसके इनसाइड में हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। देखिए कुछ लोग इस डिवाइस को ही सीपीयू मान लेते हैं। दोस्तों ये सीपीयू नहीं है, ये है सीपीयू का कैबिनेट, मतलब सीपीयू इसके इनसाइड होता है। देखिए सीपीयू के कैबिनेट की फ्रंट साइड को देखेंगे तो हमें इसमें कई सारे बटन्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे ये हमारा ऑन बटन है, ये हमारा रिस्टार्ट बटन है, ये ऑडियो जैक्स है, और ये नीचे रखी कुछ चीजें यूएसबी ड्राइव से, जहां पे पेन ड्राइव और यूएसबी एनेबल किसी भी डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके बैक साइड पे हम देख सकते हैं कि कई सारे जैक्स एंड पोर्ट्स लगे हुए हैं। देखिए यहां पे हम देखें तो ये अगेन हमें यूएसबी डिवाइसेस के पोर्ट्स मिलते हैं। इसके नीचे ये ऑडियो जैक्स है, ये HDMI पोर्ट है। अगर हमें हाई डेफिनेशन वीडियोस आउटपुट डिवाइसेस में चाहिए तो HDMI केबल को यहां पे लगाया जाता है। ये VGA पोर्ट है। उसके नीचे ये LAN पोर्ट है जिसको हम नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं। देखिए जब हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं और इंटरनेट ऑन करना होता है हमारे पीसी में, तो वो कनेक्शन इसी पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है। और ऐसे कई सारे पोर्ट्स एंड डिवाइसेस हमारे इस कैबिनेट में हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what is inside this. So now we are inside the CPU cabinet.
You can see here so many components and devices. आप ये देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड कहते हैं। सवाल ये है कि वेयर इज द सीपीयू। देखिए जो फैन देख रहा है आपको, उसके पीछे एक चिप है और वही चिप इस एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। सारा का सारा डेटा उसी से होके ही प्रोसेस होता है, उसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और उसी चिप को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। We are going to learn about so many components which are given over here, but in upcoming journey. Let's start with this component first, and that is hard drive. देखिए हार्ड डिस्क को सेकेंडरी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्राइमरी डिवाइस क्या होती है? देखिए प्राइमरी डिवाइसेस के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग सेशंस। अभी सिर्फ पढ़ते हैं कि हार्ड ड्राइव क्या होता है। सवाल यह है कि आखिरकार हार्ड डिस्क डेटा सेव कैसे करता है। So when we open the hard disk, we will find some disk over there. इन सभी डिस्क को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है सिलेंडर्स। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर 1, सिलेंडर 2 एंड सिलेंडर 3। जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक इमेज में देखते हैं तो उसमें हमें कई सारे ट्रैक्स दिखेंगे। ये जो राउंड राउंड सर्कल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रैक्स हैं और ये ट्रैक्स कटे हुए होते हैं पाई शेप में और हर एक पाई शेप को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है सेक्टर। जब हम डेटा सेव करते हैं तो इन्हीं सेक्टर्स में डेटा सेव होता है। देखिए जब हम कोई ब्लैंक डीवीडी लाते हैं, जब हम उसमें डेटा आधा भरते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इतने सेक्टर्स एंड ट्रैक्स में डेटा भरा हुआ है और बाकी सब खाली है। तो अगर कोई हमें यह कहे कि अगर C1, T2 एंड S3 है तो बताइए डेटा कहां से हुआ है? तो डेटा से हुआ होगा सिलेंडर 1 में, उसके ट्रैक नंबर 2 में एंड सेक्टर 3 में। हार्ड डिस्क के बाद आइए समझते हैं कि व्हाट इज इनसाइड द मदरबोर्ड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे पोर्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए कई सारे यूएसबी पोर्ट्स है, HDMI पोर्ट है, ऑडियो जैक है। लेट्स कम एंड सी व्हाट इज इनसाइड द मदरबोर्ड। तो लो हम आ गए हमारे रैम स्लॉट के पास। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। ये वो डिवाइस है जो हार्ड डिस्क से सारे इंस्ट्रक्शंस अपने आप पे सबसे पहले कैरी करता है और फिर ये पहुंचाता है सीपीयू से। जब भी हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले काम रैम में होता है और रैम के बाद जब हम उसको सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में सेव होगा। देखिए कभी कभार हमने ये देखा होगा कि हमने काम तो शुरू किया एक्सेल में या वर्ड में, लेकिन गलती से उसको सेव करना भूल गए। जब तक हम उसको सेव नहीं करते वो सारा का सारा काम रहेगा रैम में, लेकिन जैसे ही विदाउट सेविंग इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उसी के साथ हमारा काम भी चला जाता है। रैम में ये चीज हमको समझनी है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। What do we mean by volatile memory? It means ये डेटा सिर्फ इतने टाइम तक ही कैरी करता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहती है। जैसे ही पावर ऑफ, डेटा भी ऑफ। तो भैया ध्यान रखिए, काम करने के बाद इसे सेव जरूर कीजिएगा। So now when we talk about primary memory, basically we can categorize it into these two parts. The first one is random access memory. Just now we understood. And second part is ROM, रीड ओनली मेमोरी। अब सवाल यह है कि रैम तो अभी समझा, लेकिन रोम क्या है? देखिए रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें कि जब हम स्टैंडर्ड 12th में थे तो अकाउंट्स या मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर्स यूज किया करते थे। अगर हम उस कैलकुलेटर को तोड़े तो पूरी उसकी सर्किट हमें दिखेगी। उस सर्किट में एक छोटा सा ब्लैक स्टोन हुआ करता था, याद है दोस्तों? वही रीड ओनली मेमोरी है। ब्लैक स्टोन कैसे हुआ? वो ब्लैक स्टोन नहीं, वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो सिलिकॉन को प्योरीफाई करके बनाया जाता है और इस मटेरियल का
यूसेज होता है किसी भी प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन रोम में एक बात ध्यान रखिए, ये एक परमानेंट डेटा होता है, रिलेटिवली परमानेंट डेटा होता है। रैम की तरह उसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। रोम के अंदर जो डेटा, जो प्रोग्राम, जो ड्राइवर्स, जो सॉफ्टवेयर भरे हुए हैं, वो खुद मैन्युफैक्चरर देता है। तो बेसिकली अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, हाउ विल वी राइट अबाउट दिस? देखिए, अगर रैम पूछता है तो रैम में हम लिखेंगे इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्यों भैया? क्योंकि रैम में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, डेटा गया, लेकिन रोम में इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी डेटा हिलता नहीं। रैम इट इज रीड एंड राइट मेमोरी। मतलब क्या? हम उसमें इंस्ट्रक्शन नए भर भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट रोम इज रीड ओनली मेमोरी। हम उसमें पड़ा हुआ डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ नए इंस्ट्रक्शंस डाल नहीं सकते। एक और बात कि रैम में जो डेटा होता है वो यूजर खुद फीडअप करता है, जबकि रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा, जो प्रोग्राम, जो ड्राइवर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर फीड करता है, यूजर फीड नहीं करता। रैम में जो डेटा रहता है वो करंट प्रेजेंट टाइम पे जब यूजर काम करता है तब फीडअप होता है, जबकि रोम में डेटा पहले से ही फीडअप होता है और वो कंप्यूटर को हेल्प करता है नेसेसरी ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्रामिंग के इंस्टॉलेशन के लिए। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि रैम खुद कुछ अमाउंट में रोम कंटेन करता है तो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई क्या मजाक कर रहे हो। देखिए, जब हम 8 GB का रैम परचेस करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हम पूरे की पूरी 8 GB यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ 7.92 या 95 तक। तो सवाल ये है, तो बाकी का जो अमाउंट था वो गया किधर? वो मैन्युफैक्चरर खुद रोम के लिए रिजर्व रखता है और वहां पे रैम के ड्राइवर्स, प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। जैसे ही स्लॉट मदरबोर्ड में लगता है, मदरबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑटो रन यूटिलिटी से उस ड्राइवर को कैचअप कर लेता है और इस तरीके से हम रैम चला पाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम वे अगर हम कोई पेन ड्राइव खरीदते हैं 16 GB का, हमको पूरे का पूरा 16 GB का स्पेस नहीं मिलता। कुछ अमाउंट मैन्युफैक्चरर रोम की तरह रखता है ताकि पेन ड्राइव के ड्राइवर जैसे हम कंप्यूटर में इंसर्ट करें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। अगर आपने देखा हो तो जब भी हम कोई नया पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो यूज करने से पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल करता है और वो ड्राइवर पड़े होते हैं रीड ओनली मेमोरी में। सो वी हैव अंडरस्टूड रैम एंड रोम as being a primary memory and hard disk as secondary memory, but consider one thing over here that hard disk अकेला ही सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, इसके साथ साथ कई सारे और भी सेकेंडरी मेमोरी है। हर वो डिवाइस जो मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं बाहर से, तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ये सारे के सारे डिवाइसेस भी सेकेंडरी मेमोरी हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं और यहां पे डेटा जनरली परमानेंटली हम सेव कर सकते हैं। इट इज जस्ट नॉट लाइक रैम की इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो डेटा भी चला गया। तो आइए अब देखते हैं कि इस मदरबोर्ड में हमें और क्या क्या मिलता है। तो लीजिए, हम आ गए एक और नए स्लॉट के पास। ये स्लॉट है ग्राफिक्स कार्ड एंड लैन कार्ड जैसी चीजों को इंस्टॉल करने के लिए। देखिए, ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? अगर हमें कोई एनिमेशन जैसे कंटेंट को अगर डेवलप करना है तो भैया सिर्फ सीपीयू नहीं चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए एक एडिशनल प्रोसेसिंग पावर और वो मिलता है हमें ग्राफिक्स कार्ड से। अगर हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है तो वो विदाउट लैन कार्ड नहीं हो सकता। ये दो स्लॉट्स हम ग्राफिक्स कार्ड या लैन कार्ड जैसे डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, अब आ गए हम कंप्यूटर के दिमाग के पास, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेल, तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये फैन सीपीयू है? अरे बिल्कुल नहीं भाई, ये तो है उसका कूलिंग फैन। देखिए, डेटा प्रोसेस करते करते सीपीयू समटाइम्स इतना हीट हो जाता है कि अगर उसको कूलिंग नहीं मिला तो वो
क्रैश भी हो सकता है, काम करना बंद भी कर सकता है। अब ये जो आप ग्रीन चिप देख रहे हैं वो है सीपीयू की सर्किट। क्या ये सीपीयू है? बिल्कुल नहीं। इसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा, वो है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग unit. And this is the world inside central processing unit. We can see here so many components like control unit, ALU means arithmetical and logical unit, so many registers and cache memory. Those points, those components are cores. अब समझते हैं कि आखिरकार कोर्स क्या है। देखिए पहले जमाने में अगर एक से ज्यादा सीपीयू कंप्यूटर में इंस्टॉल करने थे तो वो एक ही मदरबोर्ड पे कई सारे सीपीयू के स्लॉट बनाते थे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्यों ना ऐसी चिप डेवलप की जाए कि जहां पे हम एक ही चिप में मल्टीपल प्रोसेसर्स को इंस्टॉल कर सकें। तो उन्होंने ऐसा चिप डेवलप कर दिया कि आज एक ही चिप में आपको मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स मिल सकते हैं। उन मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को ही हम यहां पे कोर्स कहते हैं। अगर ये क्वाड कोर प्रोसेसर है तो हमें यहाँ पे 4 प्रोसेसिंग यूनिट जितनी पावर मिलेगी। अगर ये ड्यूअल कोर है तो यहाँ पे हमको 2 प्रोसेसिंग यूनिट की पावर मिलेगी। तो अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। देखिए कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है सीपीयू का जो सारे के सारे डेटा जो सीपीयू में जाते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन जो प्राइमरी मेमोरी से आती है उसे कंट्रोल करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और यह डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन सीपीयू कब प्रोसेस करेगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे जब एक ही प्रिंटर से मल्टीपल 4 या 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हो और 5 of 5 एक साथ अगर प्रिंटिंग का कमांड देता है तो प्रिंटर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा कमांड वो पहले एग्जीक्यूट करे। अगर सभी कमांड को भैया एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया तो प्रिंट नहीं, प्रिंट का खिचड़ी बन के आएगा। यहां पे सीपीयू का ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि आखिरकार किस प्रिंट को पहले और किस को बाद में रैंक दी जाए। तो आइए अब बात करते हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट एंड दैट इज ALU मींस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या करता है भाई ये कंपोनेंट? देखिए इसके नाम में ही उसका फंक्शन छिपा है। यह करता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशन। तो अगर कुछ अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यह होता है ALU के अरिथमेटिकल पार्ट में। अगर कुछ लॉजिकल कंप्यूटेशंस करने हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, तो ये सारे कंप्यूटेशन ALU के लॉजिकल पार्ट में होगा। तो ALU arithmetical and logical calculation करता है। Now the next component is registers. Now what is register? देखिए ये CPU में वो सारी जगह होती है जो काफी हाई स्पीड मेमोरीज और डेटा बिट्स को सेव करता है काफी स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि 32 बिट्स या 64 बिट्स में। देखिए कभी कभार हम जब कंप्यूटर बाय करते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि प्रोसेसर 32 बिट्स का या 64 बिट्स का है। ये कैसे पता चलता है? अगर रजिस्टर 32 बिट्स तक का डेटा सेव करता है उससे ज्यादा का नहीं तो ये प्रोसेसर 32 बिट्स का है। लेकिन अगर रजिस्टर्स 64 बिट्स तक का डेटा अगर सेव कर सकता है तो ये 64 बिट्स का प्रोसेसर माना जाता है। तो इन शॉर्ट रजिस्टर्स ये स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, लेकिन सीपीयू के अंदर ये काफी हाई स्पीड होती है और काफी स्मॉल क्वांटिटी में डेटा कंटेन करते हैं। What are the types of registers now? So basically registers we can bifurcate into these many categories. The first one is accumulators. क्या काम होता है भैया accumulators का? तो देखिए जितने भी arithmetical calculations होते हैं हमारे CPU में उसके running results and totals को वो अपने आप में सेव करता है। जैसे CPU को उसकी जरूरत पड़ी ये रजिस्टर वो डेटा वहां पे ट्रांसमिट कर देता है और CPU आगे प्रोसेस करता है। The next one is एड्रेस रजिस्टर। देखिए इसके नाम में ही इसका फंक्शन है, ये एड्रेस को सेव करता है। लेकिन भाई किसका एड्रेस? जितनी भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाती है वो लोड होती है प्राइमरी मेमोरी से
और प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम के स्ट्रक्चर में उसके कई सारे डेटा लोकेशंस होते हैं, जैसे कि हमने हार्ड डिस्क में पढ़ा था कि हार्ड डिस्क के कई सारे सेक्टर्स में डेटा पड़ा होता है, उसी तरीके से रैम के स्ट्रक्चर में कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एड्रेस रजिस्टर ये इंस्ट्रक्शन रैम में कहां पड़ी है उसको सेव करता है। अब बात करते हैं थर्ड, इट इज स्टोरेज रजिस्टर। देखिए स्टोरेज रजिस्टर टेम्पररीली डेटा को सेव करता है। क्यों सेव करता है? देखिए कभी कभार सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस इतनी ज्यादा लोड हो जाती हैं कि क्यू बनानी पड़ती है। ये तय करना पड़ता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले जाएगी, लेकिन भाई अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, एक क्यू बनानी पड़ेगी और यह तय करना पड़ेगा कि कौन पहले जाएगा। तो सेम वे पे ये जो स्टोरेज रजिस्टर है वो एक्सेसिव आई हुई इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर टेम्पररीली सेव करता है। जैसे सीपीयू में पहला इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वहां पे पुश करेगा। तो स्टोरेज रजिस्टर टेम्पररीली इंस्ट्रक्शन को अपने आप में सेव करता है। अब आइए देखते हैं कुछ मिसलेनियस रजिस्टर्स, जैसे कि डेटा रजिस्टर। देखिए डेटा रजिस्टर मेनली कंटेन करता है सिर्फ नंबर्स को, ना कि उसके रिजल्ट या टोटल्स को। उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर। देखिए ये रजिस्टर डेटा के साथ साथ एड्रेस भी सेव करता है। एंड देन मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर। देखिए ये एक ऐसा रजिस्टर है जो खुद सीपीयू के सेटिंग्स को अपने आप पे स्टोर करके रखता है। भाई सीपीयू को भी कभी कभार कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो वो चीज इधर सेव रहती है। सो वेल हमने रजिस्टर तो समझ लिया, अब आइए समझते हैं दैट व्हाट इज कैश मेमोरी। देखिए सीपीयू आखिरकार प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कहां से लाएगा? तो जब सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो लोड करेगा प्राइमरी मेमोरी से, दैट मींस रैम से, और रैम में ये सारा डेटा लोड होता है हार्ड डिस्क से। तो जरा हम सोचते हैं कि ये सब कुछ करने के लिए टाइम कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू को कुछ चाहिए, वो सबसे पहले सर्च करेगा रैम में 1 नैनोसेकंड। रैम में अगर वो पेजेस नहीं है तो रैम सर्च करेगी हार्ड डिस्क में एक और नैनोसेकंड, और जैसे ही हार्ड डिस्क में वो पेज एक्टिव होता है वो दोबारा लोड होगा रैम में अनदर नैनोसेकंड, और फिर रैम से ये डेटा ट्रांसमिट होगा सीपीयू में। अगर हम ओवरऑल देखें तो इट टेक्स 4 नैनोसेकंड्स टू प्रोसेस, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। यहां पे साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्या हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इनटू रैम सीपीयू डायरेक्टली ही अपने पेजेस को सीपीयू में से ही उठा पाए। यह समझने के लिए हमको सबसे पहले यह समझना होगा कि जब हम कोई कंप्यूटर को यूज करते हैं तो सारे के सारे प्रोग्राम हम एट ए टाइम यूज नहीं करते। अरे भाई कुछ प्रोग्राम तो हम सालों साल तक टच नहीं करते, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम वेरी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो एमएस ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ऐसी कुछ एप्लीकेशन हम बार बार यूज करते हैं। जो चीज हम बार बार यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स और पेजेस। तो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम सीपीयू के विद इन में ही एक मेमोरी स्लॉट क्रिएट कर देते हैं। तो जो भी ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस हैं वो सीपीयू के विद इन में उसी मेमोरी स्लॉट में सेव हो जाएंगे। अब सीपीयू क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फर्स्ट इनटू रैम, वो सबसे पहले सर्च करेगा अपने उस मेमोरी में। अगर रिक्वायर्ड पेजेस उससे वहीं से मिल जाते हैं तो रैम में सर्च नहीं करेगा। तो होता क्या है, सीपीयू से सीधा मेमोरी और मेमोरी से डायरेक्टली सीपीयू, और ये काफी हाई एंड मेमोरी होती है। जितना रैम और सीपीयू का टाइम लगता है उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। दोस्तों ये जो मेमोरी है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस को स्टोर करके सीपीयू में प्रोसेस करवाता है उसे ही कैश मेमोरी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, कैश मेमोरी इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसर। इट saves very frequently used pages। तो बेसिकली कैश मेमोरी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें इतनी बातें याद रखनी है। सबसे पहला कि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस को स्टोर करता है। सेकंड, इससे स्पीड बढ़ता है। थर्ड, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो कोर्स होते हैं
वो डायरेक्टली कैश मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेसर। एक और बात ध्यान रखिए कि जब हम कोई हिस्ट्री या कुकीज को डिलीट करते हैं, समटाइम्स कई सारी चीजें एक्सेस करने के बाद कोई पीछे ट्रेसेस ना रहे, इसके लिए हम हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे वो डिलीट हुआ, कैश मेमोरी भी एम्प्टी हो जाएगा और फिर से वो नए नए पेजेस भरना शुरू कर देगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन बताता है कैश मेमोरी को कि कौन सा पेज भरना है, कौन सा नहीं भरना? भाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा फीचर होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे यूज के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करके कैश मेमोरी डिसाइड कर देगा कि भाई कौन सा पेज रखना है और कौन सा पेज नहीं रखना है। तो कैश मेमोरी ये सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा। अब एक खास बात, एज इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसर, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में यह सवाल आता है कि इंटरनल मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी ये एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स है। तो दूसरा क्या? देखिए, यह समझिए कि इंटरनल मेमोरी क्या हुआ। जो मेमोरी सीपीयू के अंदर है, जो स्टोरेज यूनिट्स सीपीयू के इनसाइड में है, उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो भैया, ऐसी कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी जहां पे सीपीयू के इनसाइड में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं? पहला तो कैश मेमोरी, और दूसरा भूल गए, वो थे रजिस्टर्स, वो भी हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स है जो छोटी क्वांटिटी में डेटा को स्टोर करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब सीपीयू को कोई डेटा प्रोसेस करना होता है तो वो सबसे पहले डेटा लेता है रैम से, और रैम डेटा लेगी हार्ड डिस्क से। ये एंटायर आर्किटेक्चर है। वर्चुअल रैम समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम कोई वीडियो गेम खेले या जब भी हम किसी कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को जब डबल क्लिक करते हैं तो कैसे इंस्ट्रक्शन सीपीयू में प्रोसेस होता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर में 12 जीबी का एक गेम इंस्टॉल्ड है और हम उसे खेलना चाहते हैं। जैसे ही हम उसको डबल क्लिक करेंगे, आउट ऑफ 12 जीबी कुछ पेजेस एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होने के बाद वो हार्ड डिस्क से सीधा ट्रांसफर होगा रैम में, और फिर रैम धीरे धीरे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजेगी उसको सीपीयू में। अब समझिए कि यहां पे हमारे पास 4 जीबी की रैम है और जो हमारे पेजेस एक्टिव हुए हैं वो 3 जीबी के हैं। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम, फ्लॉलेसली हम आराम से गेम को खेल सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हार्ड डिस्क में से क्रिएट हुए पेजेस इंस्टेड ऑफ 3 जीबी 6 जीबी हुए? तो आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रैम सिर्फ 4 जीबी की है। 4 जीबी का रैम, क्रिएट हुए पेजेस 6 जीबी के, रैम सिर्फ और सिर्फ 4 जीबी तक ही हैंडल कर पाएगा, और ज्यादा फोर्स आएगा तो रैम यहां पे क्रैश हो जाएगा। देखिए, कभी कभार हमने ये देखा होगा कि जब रैम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड लेने की कोशिश करता है तो मेमोरी वायोलेशन का मैसेज आ जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। कभी गूगल में सर्च करके देखिएगा इसको। अब सवाल यह है कि अगर रैम में कैपेसिटी नहीं है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए? हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला, या तो रैम को एक्सपांड कर दो। भाई, बाजार में जाइए, नई रैम खरीदे, यहां पे इंस्टॉल कीजिए और कैपेसिटी बढ़ा दीजिए तो काम हो सकता है। और दूसरा, जो बचे हुए 2 जीबी हैं, मतलब 4 जीबी रैम के और 2 जीबी बचे हुए एक्टिव पेजेस, उसे हार्ड डिस्क के किसी कोने में सेव कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये इनएक्टिव नहीं होंगे, ये एक्टिव पेजेस होंगे। अगर हम कुछ ऐसा सेट कर पाए कि हार्ड डिस्क में ऐसे एक्टिव पेजेस को सेव कर सके तो यही स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क कही जाएगी वर्चुअल मेमोरी। देखिए, इसको वर्चुअल रैम के नाम से भी जाना जाता है। यह रैम नहीं है लेकिन फिर भी रैम की तरह ही काम करता है। दैट मीन्स हार्ड डिस्क की वो जगह जो रैम की तरह ही एक्टिव पेजिंग फाइल को सेव करता है, उस हिस्से को कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। अब सवाल यह है कि क्या वर्चुअल मेमोरी रैम की तरह ही फास्ट होता है, उसमें इतना स्पीड होता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए, रैम का जो बनाने का मटेरियल होता है वो
इतना स्पेसिफिक, इतना प्रिसाइज होता है कि हार्ड डिस्क के कंपेयर में उसको ऑलवेज ज्यादा स्पीड मिलती है। अगर हम देखें तो बाजार में हार्ड डिस्क के कंपेयर में रैम काफी एक्सपेंसिव होती है। अरे भाई मुझे उधर कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो इधर हूं, देखिए। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर का। ये जो बड़ा सा स्क्वायर आप देख रहे हैं वो है हमारा सीपीयू, और उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कुछ मेमोरी जैसे कि रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। उसके बाद ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है वो है हमारा प्राइमरी मेमोरी मींस रैम, और उसके बाद जो जुड़ा हुआ है अनदर रेक्टेंगल दैट इज सेकेंडरी मेमोरी एंड आई विल कॉल इट एज हार्ड डिस्क। ये पूरे आर्किटेक्चर को हम कनेक्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से एंड आउटपुट डिवाइस से। इन शॉर्ट, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है दैट राइट डाउन द शॉर्ट नोट अबाउट हार्डवेयर आर्किटेक्चर, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। अब इस एंटायर कंपोनेंट्स को हम समझते हैं इस डायग्राम से। बेसिकली हार्डवेयर को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इट इज इनपुट डिवाइस, सेकेंड इट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। Processing device is furthermore categorized into these three components. The first one is control unit, ALU means arithmetical and logical unit, and registers. Register और भी आगे further categorize हो गए इन सारे parts में। First is accumulators, second is address register, then storage register and miscellaneous. Miscellaneous में हमने जाना था डेटा रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर एंड मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर। प्रोसेसिंग के बाद द थर्ड इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बाद स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्टोरेज डिवाइसेस को हम डिवाइड करते हैं फर्दरमोर इन सारी कैटेगरीज में। फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में हमने दो बातें पढ़ी थी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। उसके बाद पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैन बी कैटेगराइज्ड फर्दरमोर इनटू टू पार्ट्स, रैम एंड रोम, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सेकेंडरी मेमोरी।